दोस्तों नमस्कार। कल महाराष्ट्र में आर पार होना है। झारखंड का भी नतीजा आएगा और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव का भी। लेकिन जरा महाराष्ट्र को समझिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा क्रूशियल स्थिति महाराष्ट्र में भी है। उसकी भौगोलिक स्थिति और उसकी राजनीतिक स्थिति, इन दोनों को समझने की जरूरत है। महाराष्ट्र अगर भौगोलिक रूप से देखें तो विंध्य का वो क्षेत्र है जहां उत्तर और दक्षिण की बाउंड्री है, सीमा रेखा है। राजनीतिक जो परिस्थितियां हैं, विंध्य के उस पार भारतीय जनता पार्टी शून्य है। कर्नाटक में एक दौर में उसकी सरकार थी, लेकिन अब महाराष्ट्र के दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ है। महाराष्ट्र में उसने सरकार कैसे बनाई थी पिछली बार, ये सबको मालूम है। भगत सिंह कोश्यारी को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, ये भी आपको मालूम है। और सरकार अवैध चल रही थी, ये भी सुप्रीम कोर्ट की जुबान थी। लेकिन उद्धव ठाकरे वापस नहीं आ सके। बहरहाल जरा चुनाव के नतीजों पर कल जो खेल होने जा रहा है, उसकी तैयारी के विषय में आज बात करने के लिए आया हूं। महाराष्ट्र में इस बार कांग्रेस पार्टी और उसका गठबंधन बेहद सतर्क है। और सतर्क इसलिए भी है क्योंकि महाराष्ट्र में सिर्फ 2 दिन मिल रहे हैं। 2 दिन के बाद महाराष्ट्र के विधानसभा के 5 साल पूरे होंगे। और अगर 2 दिन के भीतर सरकार नहीं बनती है तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन का मतलब है कि फिर राज्यपाल के हाथ में सब कुछ होगा और राज्यपाल जिसे चाहेगा। ये बीजेपी का राज्यपाल है। संविधान निर्माताओं ने तो राज्यपाल पद को बड़ा गरिमापूर्ण माना था, लेकिन अब वो केंद्र का प्रतिनिधि नहीं रह गया, केंद्र का भोंपू बन गया है। एजेंट के तौर पर काम कर रहा है और उसका कार्यालय भाजपा के कार्यालय में तब्दील हो गया है। इसलिए क्या आशंका है ये सबको मालूम है, लेकिन राहुल गांधी इस बार ज्यादा मुस्तैद है। और मुस्तैद इसलिए है क्योंकि जो हरियाणा में हुआ, नतीजे जो आए, जिस तरह के आए, वो सबने देखे। तो एक तरफ तो चुनाव आयोग को लेकर के भी सवाल है, और पिछली बार जो महाराष्ट्र में हुआ था, जो उसके पहले गोवा में हुआ, कई और राज्यों में सतर्कता नहीं बरती गई और सरकार कांग्रेस नहीं बना सकी। तो दोनों ही तैयारियां। आज एक दूसरी खबर से शुरू करते हैं बात को। चुनाव आयोग पर लगातार सवाल उठते रहे। अब वो सवाल कितने पुख्ता हो गए हैं कि आज ही की खबर है, जो चुनाव आयोग महाराष्ट्र में वोट परसेंटेज बता रहा था, पहले तो उसने जो रात को 11:30 बजे, उस दिन माने जिस दिन वोटिंग थी 20 तारीख को, रात को 11:30 बजे उसने जो डेटा दिया था वो था 65.02%। 65.2%। लेकिन आज उसने जो आंकड़ा दिया उसमें 1% वोट बढ़ा दिया। अब 66.5%, यानी 1.3% का इजाफा चुनाव आयोग ने कर दिया। ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसका जवाब क्या राजू कुमार देंगे? नहीं देंगे। और ये जो वोट परसेंटेज है, जरा आप इसको निकालिएगा तो लगभग, एक तो चुनाव आयोग आंकड़ों में नहीं दे रहा है कि मान लेते हैं डेटा में कोई कमी हालांकि नहीं हो सकती। जब आप रात को 11:30 बजे डेटा दे चुके हैं वोटिंग के बाद, तो कौन सा वोट बचा था जिसकी काउंटिंग नहीं हुई थी, जैसे ईवीएम के जरिए। और ईवीएम का मतलब है, ईवीएम क्यों लाई गई थी? ताकि जल्दी हो, देरी ना हो, आंकड़े अतिशीघ्र दिए जा सके।
तो ईवीएम में कितने वोट पड़े हैं ये बताने में साहब 2 दिन लग गए और 1.3% वोट पड़ गया। ये कौन सा तमाशा है, कैसे हो रहा है? यही खेल हरियाणा में हुआ था। हरियाणा में भी जो वोट बढ़ा था परसेंटेज में, और ये आंकड़ा वो नहीं दे रहे हैं कि कितना वोट बढ़ा, अंकगणित में नहीं दे रहे हैं, ये परसेंटेज में दे रहे हैं। अब परसेंटेज के हिसाब से भी निकालिएगा तो हर विधानसभा में तकरीबन 3500 वोट बढ़ रहा है। 288 की विधानसभा है और देखना ये होगा कि कितनी सीटें 3500 के नीचे बीजेपी जीत रही है, ये बाद में होगा। लेकिन फिलहाल इस सब के बावजूद चुनाव आयोग जो कर रहा है ये सबको मालूम है, राहुल गांधी को भी पता है। पैसा कितना महाराष्ट्र में झोंका गया ये भी सबको मालूम है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री ही पैसा बांटते हुए पकड़े गए ये भी सबको मालूम है। लोग तो कह रहे हैं कि वहां हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया गया है। अब इधर अडानी साहब फंस गए हैं, अमेरिका में भी वहां से नोटिस जारी हो गया है, तो बेचारे यहां फील्डिंग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हालांकि उन पर कोई असर नहीं पड़ता है। मोदी जी हैं ना, और उनके दोस्त आजकल ट्रंप राष्ट्रपति बनने वाले हैं, और मोदी जी तो बचाएंगे ही, क्योंकि अगर अडानी फंस गए तो फिर राहुल गांधी के अनुसार मोदी जी का भी नंबर आएगा। लेकिन महाराष्ट्र में जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, वो राजनीतिक परिस्थितियां क्या कह रही हैं कि अगर सुरक्षा नहीं की गई तो यहां खोखे रखे हुए। पिछली बार का एक अनुभव है इंडिया अलायंस को, महाविकास अघाड़ी को। संजय राउत ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग 160 सीटों के आसपास जीतने जा रहे हैं। हर राजनीतिक दल ये दावा करता है, लेकिन इस बार राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ज्यादा मुस्तैद है। और तैयारी क्या है, डर क्या है? डर की वजह से ही तैयारी है। लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि अगर 150-155 सीटें भी महाविकास अघाड़ी लेकर के आती है तो भी कोई गारंटी नहीं है कि वो सरकार बनाएगी। इसीलिए तैयारी है कि जैसे ही नतीजा आए, नतीजे के तत्काल बाद जो भी विधायक सर्टिफिकेट लेकर के निकले वो घर नहीं पहुंचे, उसको कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। अशोक गहलोत ने भी कहा कि हम कल मुंबई पहुंच रहे हैं, तैयारी पूरी है, नजर बनाए हुए हैं, नतीजा आते ही हम लोगों को क्या करना है इसकी भी जानकारी है। तैयारी ये है कि महाराष्ट्र से जो बॉर्डर लगता है कर्नाटक का, तेलंगाना की, ये 2 बड़े स्टेट हैं जहां पे कांग्रेस की सरकार है। राहुल गांधी ने पूरी मजबूती के साथ तैयारी की है और बाकायदा चार्टर प्लान तैयार है। और यह भी हो सकता है कि अलग अलग जगह से विधायकों को लेकर के और उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। कुछ विधायक मुंबई में पहुंचाए जाएंगे। संजय राउत ने कहा कि होटल बुकिंग हो गई है। कांग्रेस के अपने विधायक तेलंगाना और कर्नाटक पहुंचेंगे। कर्नाटक के मजबूत कांग्रेसी लीडर, वहां के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, जिनको कांग्रेस का चाणक्य कहा जाता है, वो कमान संभाले हुए हैं। उनको जिम्मेदारी दी गई है कि कांग्रेस के विधायकों को निकाल करके तुरंत कर्नाटक में शिफ्ट करना है, रातों रात शिफ्ट करना है, नतीजों के बाद ही शिफ्ट करना है। और यह भी हो सकता है कि जो कांग्रेस का प्रत्याशी आगे बढ़त में होगा उसको वहीं से तैयारी रखी जाएगी कि ये आप पकड़िए, कुछ लोगों को बाई रोड निकाला जाएगा जो तेलंगाना और कर्नाटक से लगा हुआ एरिया है। सर्टिफिकेट पकड़ो, गाड़ी में बैठो और निकलो। क्योंकि अमित शाह तो कुख्यात ही हैं, हालांकि मीडिया ने तो उनको विख्यात किया है कि साहब यही चाणक्य नीति है, आप डराएं, धमकाएं, खरीदें, ये चाणक्य नीति बताई जाती है साहब। और अगर यही चाणक्य नीति है तो आप समझ सकते हैं कि इस देश के इतिहास में सारे काले कारनामे ग्लोरीफाई किए गए
अब वो मैं उस इतिहास पर नहीं जाऊंगा, फिलहाल पॉलिटिक्स पर ही रहूंगा। तो हालात क्या है कि तैयारी बड़ी मजबूत है, खड़गे जी ने भी नजर बना रखी है, तो तुरंत शिफ्ट कर दिया जाए, ये तैयारी लगातार हो रही है। और आज से ही अब जरा कल के सूरत हाल देखिए कि कल क्या होने जा रहा है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में दावे सबके हैं, लेकिन कमजोर विकेट पर कौन है? महायुति गठबंधन। हालांकि चुनाव को बहुत मैनेज किया गया है, पैसे के जरिए, बम्पर पैसे के जरिए। और जो चुनाव आयोग ने 1.3% जो वोट बढ़ाया है या बढ़ा है, उसने जो आंकड़ा दिया है, कैसे बढ़ा है ये नहीं बताया। ये दिखाता है कि महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन को बढ़त मिल सकती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये हरियाणा नहीं है, ये छोटा स्टेट नहीं है। छोटे स्टेट में अगर 10-15 सीटों पर खेल कर गए आप तो सरकार बन जाती है। झारखंड में अगर आप ये कर जाएं तो सरकार बन सकती है। लेकिन महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं, यहां 10-15 विधायकों से काम नहीं चलेगा कि आप 10-15 सीटें जो हार रहे थे वो आप जीत गए, जो बहुत नजदीकी फाइट वाले थी। यहां पे कम से कम 40 से 50 सीटों पर खेल करना पड़ेगा। अब इतना हुआ है क्या? इतनी सीटों पर वो इतना कम अंतर होगा क्या? हालांकि खेल बहुत कुछ हुआ है। खेल तो यहां तक हुआ है कि कई प्रत्याशियों को उतारा गया है, एक ही नाम के प्रत्याशी उतारे गए हैं, एक ही जाति के प्रत्याशी उतारे गए हैं, छोटी छोटी पार्टियों के प्रत्याशी उतारे गए हैं, निर्दलीय प्रत्याशी उतारे गए हैं, ताकि वो वोट काट सकें। 2000, 4000, 6000, 8000 ही वोट काट सकें। और इधर 3500 एवरेज ये है 1.3% का। ये खेल पूरा हुआ है। फिर वोट खरीदारी हुई है, वोटर लिस्ट से नाम गायब हुए हैं। और फिर इधर उत्तर प्रदेश में दिखाया जा रहा था, वो हालांकि वीडियोस अच्छे थे, कि मुसलमानों को रोका जा रहा है, बंदूक की नोक पर रोका जा रहा है वोट डालने के लिए। इसके जरिए ये नैरेटिव पैदा किया जा रहा था कि देखिए उत्तर प्रदेश में सारे मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट करने के लिए जा रहे हैं, तो जो सो कॉल्ड हिंदू है, हिंदू का जिसके भीतर हिंदू, केवल हिंदू ही जागा रहता है, बच्चों को नौकरी मिले ना मिले, रोटी मिले ना मिले, जो हिंदू जागा रहता है, या खास करके जो पढ़ा लिखा और मिडिल क्लास खाया घाया पिया है, उसका हिंदू ज्यादा जागता है। तो जो जागा हुआ हिंदू, खुद जो लेटा हुआ था, वोट डालने नहीं जा रहा था, उसका अचानक हिंदू जागता है। फिर वो 10 कदम और आधा किलोमीटर तक जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये वीडियो इसलिए भी आगे बढ़े हैं। वो जरा समझिएगा इस खेल को। ये सिर्फ समाजवादी पार्टी का मामला नहीं है कि समाजवादी पार्टी ने उनको ट्वीट किया। कार्रवाई क्या होती है? कार्रवाई तो 2-4 सस्पेंड हो जाएंगे पुलिस वाले, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन यहां बार बार उन चेहरों को फोकस करना कि देखिए ये मुस्लिम है और ये बीजेपी को हराने के लिए खड़े हैं, तो फिर हिंदू जाग जाए, ये हो रहा था। महाराष्ट्र में इसका भी असर पड़ा होगा। बीजेपी बहुत साइकोलॉजिकल गेम भी खेलती है, हर तरह का गेम खेलती है। कोई उसके यहां ऐसा तरीका नहीं है, जितना अनफेयर तरीके हो सकते हैं वो सारे गेम होते हैं। फेयर तरीके में तो कभी जीत ही नहीं सकते, उन्हें मालूम है। बीजेपी के पास बमुश्किल से जो उसका अपना आधार वोटर है वो 25% है, मैक्सिमम 25%। और बीजेपी इस बात को जानती है कि 25% पे वो कभी जीत नहीं सकती। इसलिए फेयर, अनफेयर, गलत, सही, सारे हथकंडे अपनाना, वोट काटना हो, वोट जोड़ना हो, वोटर को ले आना हो, वोटर को डराना हो, वोटर को धमकाना हो, वोटर को खरीदना हो, प्रत्याशी उतारने हो, ये सारा गेम अमित शाह, नरेंद्र मोदी, जिसको चड़क नीति कहा जाता है, वो करते हैं। और इसके जरिए यहां क्या है, जो कांग्रेस पार्टी है या विपक्ष है, वो अपने पुराने ढर्रे पर ही पॉलिटिक्स कर रहा है। उसको लगता है कि हम सीधी सच्ची बात करेंगे, लोगों से वही वादे करेंगे जो हम पूरे कर सकते हैं। यहां तो 15 लाख का जुमला सिद्ध हो जाता है। हम लोगों से जो वादे करेंगे वो वादे विश्वसनीय होने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि
झूठ बोला जाए, कतई नहीं। लेकिन जब आप पॉलिटिक्स में आते हैं तो जिस तरह के हथकंडे सामने हैं, और खास करके सांगठनिक स्तर पर और चुनाव लड़ने की जो मशीनरी है, उस मशीनरी को तो आपको सामने वाले के समक्ष, उसके बरक्स आपको मजबूत करनी ही पड़ेगी। उसके छल छद्म को समझना पड़ेगा कि वो कितने प्रत्याशी उतार रहे हैं। आपको भी क्या उसके बरक्स प्रत्याशी उतारने की जरूरत है? ये पॉलिटिक्स में होता है। कांग्रेस के प्रत्याशी के जाति के एक प्रत्याशी को उतार देना, तो क्या बीजेपी का प्रत्याशी के जाति के प्रत्याशी को नहीं उतारा जा सकता है कांग्रेस की तरफ से? लेकिन ये उसको नहीं आता है। ये समझते हैं कि नेहरू युगीन हम पॉलिटिक्स करें साहब, और सामने वाला तो वही बहुत डेमोक्रेटिक नहीं है। ये संभावना नहीं है। लोगों के चाहने के बावजूद विपक्ष चुनाव हारता है। लोग तो चाहते हैं कि ये सरकार बदले, लेकिन फिर से वो सरकार आती है। इसके पीछे यही सारी मशीनरी होती है, यही सारा मैनेजमेंट होता है। बहरहाल कल जो काउंटिंग होने जा रही है, उस काउंटिंग पर नजर बनी रहेगी। कल मैं भी आपको अपडेट करूंगा, 2-3 बार अपडेट करूंगा। कोशिश करूंगा कि जो धांधलियां हो रही उन धांधलियों को भी समझाया जाए। विधायकों को लेकर के जो डर है, जो आशंका है विपक्ष की, उसको भी बताया जाए। कहां कैसे विधायकों को लेकर के जाया जा रहा है, क्या तैयारी है, यह भी बताया जाए। और जो चुनाव आयोग ने 1.3% जो वोट बढ़ा हुआ आंकड़ा दिया है, इसका क्या परिणाम हो रहा है, इसका क्या प्रभाव हो रहा है, इसको भी बताने की कोशिश करेंगे। तो देखना यह है कि महाराष्ट्र किधर जाता है। अगर महाराष्ट्र में कल नतीजा बीजेपी के पक्ष में जाता है, महायुति के पक्ष में जाता है, तो भी आपको नजर रखना पड़ेगा कि फिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा। देवेंद्र फडणवीस बनेंगे क्या? अजीत पवार के पोस्टर लगे हुए हैं, और एकनाथ शिंदे क्या करेंगे? तो खेल अभी सिर्फ कल नहीं है, कल के बाद भी खेल है। और हालात यह है कि एमबीए और महायुति दोनों ही गठबंधनों के जो लोग हैं वो इधर उधर भी जा सकते हैं। एकनाथ शिंदे अगर मुख्यमंत्री नहीं होते हैं, महायुति को मान लीजिए बहुमत मिलता है, तो क्या एकनाथ शिंदे वहीं टिके रहेंगे? अजीत पवार जो खुद किंग बनना चाहते हैं, क्या वो किंग मेकर ही बने रहेंगे? और इधर अगर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है, तो क्या वो उसके लिए जो भी कोई होगा, नया होगा, उसके लिए क्या तैयार करेंगे कि सही साहब आइए सिंहासन में तैयार कर रहा हूं? खेला तो बहुत बाकी है। और इधर एमबीए में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एकनाथ शिंदे जहां उधर डामाडोल दिख रहे हैं, यहां उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो, नाना पटोले माने कांग्रेस पार्टी के तीनों के तीनों लोगों की बैठकें, और एक ही मत है। मुख्यमंत्री तो बाद में तय होगा, और उसकी संभावना तो उद्धव ठाकरे की है। सरकार बननी चाहिए। और शरद पवार जैसा अनुभवी और वरिष्ठ नेता लगातार बात कर रहा है, छोटे दलों से भी बात कर रहा है कि कल उनकी भूमिका क्या होगी, कल वो किधर जाएंगे। और राहुल गांधी का जो बैकअप है कि उन सीमाओं पर तैयारी रखना, चार्टर विमान तैयार रखना, वो तुरंत भेज देना कर्नाटक और तेलंगाना में। इस तैयारी की आपको पहली बार मेरा मन कर रहा है कि मैं तारीफ करूं, लेकिन देखना है कि नतीजा आंकड़ों में किस तरह का आता है, और फिर कल बात होगी। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।